नमस्कार दोस्तों, 25 मार्च 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज है आज? तो इंडिया को 2025 तक टीबी फ्री बनाना है, ऐसा हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब मनसुख मंडाविया जी ने बोला है। इसको देखते हैं। दूरदर्शन टेरेस्ट्रियल सर्विसेज को अभी के लिए बैन किया जा रहा है। इसकी स्क्रीन्स बंद की जा रही हैं। जो एनालॉग ट्रांसमीटर्स हैं इनको बंद किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। फिर गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू टैकल रशियन ट्रेड हर्डल्स। चूंकि पूरी दुनिया ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो रशिया के ट्रेड करना मुश्किल हो रहा है। और हमें ट्रेड क्या करना है रशिया के साथ? तो दो मेन चीजें, एक तो डिफेंस, दूसरा ऑयल। वैसे तो अभी तक हम बहुत कम रशियन ऑयल खरीदते थे, लेकिन अब हम उसका क्वांटम बढ़ा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। यूक्रेन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जो अभी रिसेंटली 2 और यूएनजीए पे वोट्स पड़े हैं, उस पे से इंडिया ने एब्सटेन किया है। एक तो वोटिंग हो ही नहीं पाई और दूसरी वोटिंग से इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। एक रेजोल्यूशन जो कि यूक्रेन ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके ऊपर वोटिंग हुई है, उसको अडॉप्ट किया गया। जो दूसरा साउथ अफ्रीका ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके ऊपर कोई वोटिंग ही नहीं हुई, क्योंकि उस पर ज्यादा सपोर्ट था नहीं। और सोजलम 2.0 कैंपेन लॉन्च किया है यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने। 4 स्टेट्स में फार्म इनकम गिरी है, ऐसा एक पार्लियामेंट्री रिलेटेड, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ने बोला है। तो ओवरऑल इतनी न्यूज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, डॉवटेल। इसका क्या मतलब होता है? डॉवटेल का मतलब होता है ज्वाइन टुगेदर बाय मींस ऑफ अ डॉवटेल, फिट और कॉज टू फिट टुगेदर इजिली एंड कन्वीनियंटली। बेसिकली दो चीज एक साथ फिट हो जाएं और दोनों चीजें आप एक साथ कर पाओ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लान टू इनेबल पेरेंट्स टू डॉवटेल देयर कैरियर एंड फैमिली परमिट्स। मतलब पेरेंट्स के सामने क्या होता है कि घर में बच्चों को भी देखना है और बाहर जाके ऑफिस में काम भी करना है, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस करना है, तो दोनों ही चीजें करनी है। पैसा भी कमाना है, साथ साथ फैमिली को भी समझ देना है। उसी प्रकार से जो वर्किंग लोग होते हैं, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको अपनी जॉब भी करनी है, साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करनी है। तो डॉवटेल करना, डॉवटेल मतलब दो चीजें, जो दोनों चीजें टाइम ले रही हैं, आपका एफर्ट ले रही है, दोनों चीजों को साथ साथ करना, दोनों कमिटमेंट्स को साथ साथ पूरा करना। इस प्रकार से आप डॉवटेल का मतलब समझ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन। आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है। ये जो पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। चलिए पहली न्यूज, गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू टैकल रशियन ट्रेड हर्डल्स। हमारी सरकार ने एक मल्टी मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है, और इस मल्टी मिनिस्ट्रियल ग्रुप का काम क्या है कि भाई इस चीज को आइडेंटिफाई करो कि रशिया के साथ जो ट्रेड में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स रशिया के साथ डील करते हैं, उनको पेमेंट वगैरह कैसे दी जाएगी और उनसे पेमेंट ली कैसे जाएगी। अब इसमें रूपी रूबल ट्रेड के रिवाइवल की बात हो रही है। मतलब कि इंडिया रशिया के बीच में जो भी ट्रेड होगा, उसमें करेंसी ना यूएस डॉलर होगी, ना जापानीज येन होगी, जेपीवाई, ना ही आपकी यूरो होगी, ना ही पाउंड होगी। वो होगी या तो आईएनआर या रूबल। क्योंकि अब आईएनआर रूबल में ही पेमेंट करना आसान है, बाकी करेंसीज की कंट्रीज ने तो कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं। ठीक है भाई, 40 यूएस और यूरोपियन अलाइज ने मिलकर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया को तो रशिया के साथ ट्रेड करना ही है ना। और अभी क्या हुआ कि राज्यसभा में जब डिस्कशन हो रहा था क्वेश्चन आवर के दौरान, तो बहुत सारे लोगों ने, एमपीज ने, हमारी सरकार से सवाल उठाया कि भाई ये जो इंडिया की पोजीशन है यूक्रेन वॉर पे, ये किस हद तक सही है, हम क्यों रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों यूक्रेन के फेवर में नहीं बोल रहे हैं। तो हमारी भारत सरकार ने बोला कि देखिए हम न्यूट्रलिटी के फेवर में हैं, हम पीस के फेवर में हैं, हम ना यूक्रेन के फेवर में हैं, हम ना रशिया के फेवर में हैं। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। मतलब जो इन चीज इंडिया के लिए बेहतर है हम वो कर रहे हैं, मॉरली और एथिकली करेक्ट। अब देखिए बोला तो नहीं है सरकार ने, पर मतलब यही है। वैसे तो रशिया को इस समय पे क्रिटिसाइज ना करना ये सही नहीं होगा, क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं तो देखिए गलत कर रहा है यूक्रेन के साथ, उसको आप सही तो बोल नहीं सकते। लेकिन हम रशिया के अगेंस्ट जाके अपना क्यों नुकसान करें, हम अपने डिफेंस परचेजेस को क्यों खराब करें। हमें सस्ता तेल मिल रहा है तो हम वो क्यों ना लें। अपने सोवरेन डिसीजंस जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है वो तो हम करेंगे ही। ये बात हमारे जयशंकर साहब ने बोली, कहां पे? पार्लियामेंट के अंदर। तो बेसिकली Indian foreign policy decisions are made in Indian national interest and we are guided by our thinking, our views and our interest। तो ट्रेड के साथ यूक्रेन को जोड़ना, मतलब यूक्रेन के अंदर जो ये जो प्रॉब्लम चल रही है और जो हम रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। रशिया की ट्रेड हमारे सोवरेनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो हम करेंगे ही करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया यूक्रेन इशू को लेकर कुछ कर नहीं रहा। इंडिया ने बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और सप्लाईज भेजी हैं यूक्रेन को। मोदी जी ने 3 बार प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात की है और 2 बार यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की है। और प्रैक्टिकली सोचिए, अभी कल की डेट में अगर मोदी जी व्लादिमीर पुतिन को ये बोल भी दें कि भाई बंद कर दो आप
ये जंग, तो क्या व्लादिमीर पुतिन मान जाएंगे? अरे 40 यूरोपियन और यूएस इन सब के बोलने पे तो व्लादिमीर पुतिन मान नहीं रहा, तो हमारे मोदी जी के कहने पे क्यों मानेगा? वो तो वही करेगा ना जो उसे करना है। हमें अपने रिश्ते अच्छे रखने ना, एक लिमिट से ज्यादा लड़ने लगोगे तो मतलब क्या है? तो ये सब बातें यहाँ पे हो रखी हैं। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज जिन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं वो इंडिया आए, इंडिया को प्रेशराइज किया, बट इंडिया यहाँ पे बकल डाउन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी पॉलिसी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वी विल टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू अवर गुडविल। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है इंडिया एब्सटेन्स एट यूएनजीए। अब ये तो देखिए ट्रेंड सा बन गया है। अभी रिसेंटली ही ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है यूक्रेन के अंदर, इसको लेके 2 रेजोल्यूशन आए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रपोज किया था यूक्रेन ने और दूसरा ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रपोज किया था साउथ अफ्रीका ने। जो दूसरा ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था वो एक्चुअली में प्रोसीजरल वोट था, और प्रोसीजरल वोट में ये बोला साउथ अफ्रीका ने कि यूएनजीए में एक सेकेंड रेजोल्यूशन आना चाहिए, और इस प्रोसीजरल वोट को साउथ अफ्रीका ने प्रपोज किया है। इस सेकेंड रेजोल्यूशन में रशिया की बात नहीं हुई है, लेकिन देखिए दोनों ही रेजोल्यूशंस का एक ही टारगेट है कि रशिया के ऊपर प्रेशर डालो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करो कि रशिया यूक्रेन के खिलाफ इस जंग को बंद कर दे। तो जो पहला रेजोल्यूशन आया है यूक्रेन के द्वारा, जो कि रशिया को इस रिस्पॉन्सिबल मान रहा है इस क्राइसिस के लिए, उसके ऊपर यहाँ पे हुई वोटिंग, ठीक है ना। तो यूक्रेन का जो रेजोल्यूशन आया था जिसने रशिया को नेम किया है और हॉस्टिलिटीज को बंद करने की बात की है, रशिया यूक्रेन वॉर को बंद करने की बात की है, इसके ऊपर वोटिंग हुई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। 140 कंट्रीज ने इसके फेवर में वोट किया और इसको अडॉप्ट कर लिया गया। ऑब्वियसली बात है इंडिया ने एब्सटेन किया है यहाँ पे। 38 कंट्रीज ने एब्सटेन किया, जिसमें चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है, श्रीलंका भी है। 5 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया है, रशिया, बेलारस, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, एरिट्रिया। रशिया, बेलारस, अब बेलारस की तो सरकारी रशिया के दम पे टिकी हुई है। सीरिया, रशिया के रिश्ते बहुत खराब है जब से बशर अल असद वर्सेस ये जो बाकी जो मतलब रेबल्स हैं रशिया में, उनकी लड़ाई चल रही। तो रशिया, बेलारस, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, एरिट्रिया ने अगेंस्ट वोट कर दिया। 140 लोगों ने फेवर में वोट किया। मैं आपको बता दूं ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है, इसका कोई बाइंडिंग इंपैक्ट नहीं है रशिया के ऊपर। सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास होगा उसको रशिया वैसे ही वीटो कर देगा, ठीक है भाई। इंडिया ने यहां पे क्या बोला है कि भाई सबको यूएन चार्टर को फॉलो करने की जरूरत है, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने की जरूरत है, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फॉलो करने की जरूरत है, इमीडिएट सीज फायर करो। तो देखिए इंडिया के स्टेटमेंट साफ साफ ऐसा नहीं है कि प्रो रशिया है। इंडिया क्लियर कट ये बोल रहा है कि दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मानो, मतलब यूक्रेन के अंदर घुस के अगर रशिया वॉर कर रहा है तो वो गलत है। इंडिया इनडायरेक्टली ये बोल रहा है, बट हम लोग इंटरनेशनल स्टेट पे रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें उनसे मतलब है, हमें उनसे फायदा है। ओके, हर डिसीजन मोरालिटी के बेसिस पे नहीं दिया जा सकता, खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस में डिसीजन मोरालिटी के बेसिस पे नहीं होते। अभी यूनाइटेड नेशंस में जब ये बहस चल रही तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब भी वहां पे गए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, तो एक हायर लेवल के ऑफिसर को होना जरूरी है उस प्रेशर को टैकल करने के लिए। अच्छा, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया यूक्रेन की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर। रशिया वाले रेजोल्यूशन को तो केवल चाइना ने सपोर्ट किया, बाकी 15 में से जो 13 आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं उन्होंने एब्सटेन कर दिया। 10 नॉन परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं। तो पहले एक रेजोल्यूशन आ चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट, उसमें बहुत से एब्सटेंशंस हुए थे, लेकिन ओवरऑल रशिया ने उसको वीटो कर दिया था। अब रशिया एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन लेके आया था, उसमें से 13 लोगों ने एब्सटेन किया, केवल चाइना और रशिया ने उसको सपोर्ट किया। तो ये ओवरऑल यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है। बेसिकली रेजोल्यूशंस पे रेजोल्यूशंस आए जा रहे हैं, इन रेजोल्यूशंस का कोई इफेक्ट नहीं है। इससे एक चीज तो क्लियर पता चलती है कि कोई भी क्राइसिस हो जाए दुनिया में, ये यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम कहीं ना कहीं फेल कर रहा है। रशिया जैसी पावरफुल कंट्रीज को अकाउंटेबल करना मुश्किल हो रहा है। अगर कोई नॉन परमानेंट मेंबर होता सिक्योरिटी काउंसिल का, तब शायद सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ हो पाता, तब भी नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सब के बीच में आपस में मनमुटाव हो ही जाता है, कोई ना कोई तो रेजोल्यूशन को वीटो कर ही देता है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है स्क्रीन गोइंग ब्लैंक ऑन दूरदर्शन टेरेस्ट्रियल सर्विस। भाई देखिए, आज की डेट में D2H का कल्चर चल रहा है, डायरेक्ट टू होम का कल्चर। इसमें क्या होता है कि आप एयरटेल का डब्बा या फिर वीडियोकॉन D2H का डब्बा अपने घर पे लगवा लो, आपके छत के ऊपर एक छतरी से लगा देगा, और ओवरऑल आप सारे चैनल्स को एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। इस प्रकार का D2H फ्री सर्विस दूरदर्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसको आप बोलते हो DD फ्री डिश। तो आज की डेट में इंडिया में ओनली फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम सर्विस है DD फ्री डिश।
ये कौन ओन करता है? प्रसार भारती ओन करता है, जिसके अंदर 150 टीवी चैनल्स और 51 एजुकेशनल वंस आते थे। अब ये तो हो गई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पहले क्या हुआ करता था, आज से 10-15 साल पहले, जब D2H की सुविधा हमारे पास नहीं आई थी, आप एंटीना लगाते थे छत में। कुछ लोगों के घर में, कुछ बड़े आदमियों के घर में ऊपर बड़ी सी छतरी हुआ करती थी, जिससे एनालॉग सिग्नल्स पकड़ के अलग अलग चैनल आया करते थे। लेकिन ज्यादातर लोगों के घर में केवल दूरदर्शन था, और उस दूरदर्शन को एक एंटीना से आप पकड़ सकते थे। वो एंटीना एनालॉग सिग्नल्स पकड़ता था, और वो एनालॉग सिग्नल्स आते थे दूरदर्शन एनालॉग टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर से। अब ये ट्रांसमीटर्स आउटडेटेड हो गए हैं, ऐसा यहां पे बोला है अनुराग सिंह ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने। और ये बात सही है। देखिए, डायरेक्ट टू होम का जमाना आ गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। दूरदर्शन के सारे चैनल्स ये डीडी फ्री डिश नाम की डायरेक्ट टू होम सर्विस में अवेलेबल हैं, और सबके सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई पैसा नहीं देना है आपको इसके लिए। तो अब ATT ट्रांसमीटर्स को चलाने की कोई जरूरत नहीं, और ये जो ATT ट्रांसमीटर्स हैं केवल एक चैनल भेजते हैं, दूरदर्शन। तो क्यों बिना मतलब से इन ATT ट्रांसमीटर्स को चलाना है, इसलिए इनको यहाँ पे बंद किया जा रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो जो प्रसार भारती का दूरदर्शन एनालॉग हाई पावर ट्रांसमीटर था, संबलपुर ओडिशा में इसको 31 दिसंबर 2021 को बंद कर दिया गया, और भी जगह से बंद कर दिया गया है। लेकिन ये जो DD फ्री डिश डायरेक्ट टू होम सर्विस है, ये अभी चालू है, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, तो भाई आप स्मॉल साइज्ड लो कॉस्ट डिश रिसीव यूनिट्स खरीद सकते हो। उसको खरीदने में बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसे लगते हैं। उसके थ्रू आप डायरेक्ट टू होम DD फ्री डिश के सारे चैनल्स देख सकते हो, और ये सब के सब चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप टाटा स्काई, वीडियोकॉन, एयरटेल का लगवाओगे तो आपको महीने में 500-700 रुपए खत्म करने पड़ेंगे। दूरदर्शन के जो डायरेक्ट टू होम DD फ्री डिशेस में आपको 1 भी रुपए खत्म नहीं करना पड़ेगा। और न्यूज ये है कि एनालॉग टेरेस्ट्रियल TTT ट्रांसमीटर्स, जो पिछले 15, 20, 50 सालों से जो हम लोग जिस तरीके से टीवी देख रहे हैं, वो एनालॉग सिग्नल्स फेंकने वाले ट्रांसमीटर्स अब यहाँ पे बंद किए जा रहे हैं, उनका कोई मतलब अब नहीं है। फिर यहाँ पे ओवरऑल एक और बात बोली गई है, जो मिनिस्टर हैं आपके अनुराग ठाकुर साहब, वो बोल रहे हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनी थी 2021-22 में, उसने अपनी 27वीं रिपोर्ट में ये बोला कि एक मीडिया कमीशन बनाने की जरूरत है। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करने के बावजूद, बात पॉलिसी फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजीज को लेके, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अभी के लिए मीडिया कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत लगेगी हम डेफिनेटली बनाएंगे। GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया, भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया साहब की तरफ से स्टेटमेंट आया कि इंडिया को हम कोशिश करेंगे TB फ्री बनाने की 2025 तक। 2021 में 2020 के कंपैरिजन में TB पेशेंट्स 19% बढ़े हैं। 2021 में टोटल नंबर ऑफ TB पेशेंट से 19,33,000, और 2020 में थे 16,28,161। ये TB रिपोर्ट 2022 बोलती है। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि कोविड-19 का 2020 में काफी इंपैक्ट, और चूंकि एवरीवन वाज बिजी विद कोविड-19, तो बाकी बीमारियों की तरफ उतना ध्यान गया नहीं। ऊपर से जो कोविड-19 है वो लंग्स को ही अफेक्ट करता है। ट्यूबरकुलोसिस के ज्यादातर केसेस लंग्स को अफेक्ट करते हैं। पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ज्यादातर लंग्स को अफेक्ट करता है, हालांकि नॉन लंग आर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है TB, बट मैक्सिमम कर वो लंग्स को ही अफेक्ट करता है। तो कोविड-19 पे सब लोगों का ध्यान था, इसलिए TB के केसेस कम रिपोर्ट हो पाए। इसलिए 2020 में आपको 16,28,161 ट्यूबरकुलोसिस के केसेस दिख रहे हैं, और जब बात आती है 2021 की, तो ये नंबर ऑफ केसेस हो गए हैं आपके 19,33,381। इसका क्या मतलब है कि 2020 में भी केसेस ज्यादा रहे होंगे, हम उनको नोटिफाई नहीं कर पाए, हम उनको ऑफिशियली कैप्चर नहीं कर पाए। अब वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे था 24 मार्च को। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया साहब ने रीअफर्म किया है कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट है, गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक इंडिया को ट्यूबरकुलोसिस फ्री बनाना है, क्वालिटी हेल्थ केयर देनी है, एडवांस ट्रीटमेंट देना है, वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई हैं। अच्छा, 18 स्टेट्स ने ओवरऑल यहाँ पे प्लान बना रखे हैं कि कैसे 2025 तक वो ट्यूबरकुलोसिस को खत्म कर देंगे। स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक प्लान्स बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक प्लान भी बहुत सारे स्टेट में बने हुए हैं, जिसके बेसिस पे हर स्टेट एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है TB को एलिमिनेट करने के लिए। बस 18 ही स्टेट्स ने प्लान बनाया, ये थोड़ा अजीब है। सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे मिशन मोड में TB के खिलाफ जंग जारी रखनी चाहिए। ठीक है भाई। नेशनल TB प्रेवलेंस सर्वे रिपोर्ट, जो कि 2019 से लेकर 2021 के बीच में कंडक्ट की गई थी, इसको भी यहाँ पे रिलीज किया गया है। क्या बताया गया यहाँ पे?
देयर हैज बीन इंक्रीज इन द मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू ऑल फॉर्म्स ऑफ टीबी बिटवीन 2019 एंड 20 बाई 11%। मतलब अगर आपको टीबी हो रहा है तो आपके मरने के चांसेस 11% बढ़ जाएंगे, ऐसा बोलती है कौन सी रिपोर्ट? नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे रिपोर्ट। ठीक है भाई। अगर बात की जाए तो माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म्ड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये 15 साल से ज्यादा के लोगों में कितना है? तो अगर ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो हर 1 लाख की आबादी पे 316 लोगों को टीबी है। दिल्ली में देखा जाए तो हर 1 लाख की आबादी पे 534 लोगों को टीबी है। केरला में देखा जाए तो लोएस्ट है, हर 1 लाख की आबादी पे 115 लोगों को टीबी है। पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस उन लोगों को ज्यादा होता है जो बूढ़े हैं, मेल, मालनूरिश्ड, स्मोकर्स, अल्कोहलिक्स एंड नॉन डायबिटिक्स, इनको ज्यादा होता है पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये माइकोबैक्टीरिया फैमिली को बिलोंग करता है, इसमें 200 मेंबर्स हैं। माइकोबैक्टीरिया की कुछ फॉर्म्स टीबी कॉज करते हैं और लेप्रोसी कॉज करते हैं ह्यूमंस में, और जो बाकी फॉर्म्स है वो बहुत हद तक एनिमल्स को बीमार करते हैं। जो पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है वो बहुत हद तक लंग्स को अफेक्ट करता है। हालांकि ट्यूबरकुलोसिस के बहुत से फॉर्म एक्स्ट्रा पुल्मोनरी भी होते हैं। एक्स्ट्रा पुल्मोनरी मतलब वो लंग्स के अलावा ह्यूमन बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। और टीबी आज की डिजीज नहीं है, टीबी एंशिएंट डिजीज है। टीबी का प्रेवलेंस 3000 बीसी में भी डॉक्यूमेंट हुआ है इजिप्ट में। मतलब आज हम लोग चल रहे हैं 2000 में, ठीक है ना, 2022 में। 3000 बीसी मतलब आज से 5000 साल पहले भी टीबी इजिप्ट में हुआ करती थी, ऐसा यहां पे बोला गया। टीबी पर्सन टू पर्सन फैलता है थ्रू एयर। जब आपको लंग टीबी होगा तो आप कफ करोगे, जब आप खांसोगे तो खांसने से जो एयर ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे आपके मुंह से, उसमें होंगे टीबी के जर्म्स। और अगर वो एयर ड्रॉपलेट्स किसी दूसरे इंसान के टच में आ जाते हैं तो दूसरे इंसान को भी टीबी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसी नाम का बैक्टीरिया है वो दूसरे पर्सन में पहुंच जाएगा। अभी के लिए ट्यूबरकुलोसिस को सॉल्व करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हमारे पास बीसीजी वैक्सीन है, बैसिले कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन। जीएस पेपर 2 हेल्थ में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, फार्म इनकम 4 स्टेट्स में गिरी है। देखिए यहां पे एक रिपोर्ट निकल के आई है, और ये रिपोर्ट किसने सबमिट की है? तो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने लोकसभा में रिपोर्ट सबमिट की है, जब बात हो रही थी डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर एग्रीकल्चर की। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी बजट पेश होता है तो हर साल बजट के कुछ हिस्सों को उठा के ऑडिट में भेज दिया जाता है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता है। बजट तो पास होकर इंप्लीमेंट हो जाता है, लेकिन वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एक प्रकार का ऑडिट कंडक्ट करता है और बाद में अपनी राय देता है। ऐसे ही राय यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के जब डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर बातचीत हुई तब दी गई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के साथ के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है। और इस रिपोर्ट में यह बोला गया है कि सरकार ने टारगेट बनाया था कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम को हम डबल कर देंगे, लेकिन 2015 से लेकर 2022 के बीच में लगभग 2018-19 के टाइम पे 4 ऐसे स्टेट्स हैं, आप कह लीजिए मतलब इंडिया के अंदर, जहां पे फार्मर की इनकम गिरी है। ओवरऑल देखा जाए नेशन वाइड तो फार्मर्स की इनकम 27% बढ़ी है, लेकिन 4 स्टेट्स में फार्मर की इनकम गिरती हुई नजर आ रही है। मतलब 2015-16 के बीच में और 2018-19 के बीच में ओवरऑल नेशन वाइड फार्म इनकम 27% बढ़ रही है, लेकिन 4 स्टेट्स में यह इनकम गिरती हुई नजर आ रही है। वो कौन कौन से 4 स्टेट्स हैं उसको अभी देखते हैं। तो इसीलिए यहां पे इस कमेटी ने, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर को राय दी है कि आप एक स्पेशल टीम बनाइए और इसमें इस बात का पता लगाइए कि ये जो फार्मर की इनकम है इन 4 स्टेटों में क्यों गिर रही है, और क्यों जिस स्पीड पे फार्मर की इनकम बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी। आपने बोला था, सरकार ने बोला था कि हम 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे, और ये सरकार 2014 में बनी थी, तो 2015 में बोला था डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022, तो 3-4 साल बीत गए हैं, तो कम से कम 50% इनकम बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इनकम केवल 27% ही बढ़ी है फार्मर्स की। तो ये जो डबलिंग फार्मर इनकम कमेटी थी, इसने 2015-16 की बेसलाइन को कैलकुलेट किया था एनओएसओ की 2012-13 के डेटा के हिसाब से, और उस समय पे ये बोला गया था कि नेशनल एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ फार्म फैमिली लगभग 8000 रुपए, 8059। तो 2015 में ये डिवाइस किया गया था कि एक फार्म फैमिली ऑन एन एवरेज एक महीने में 8059 मतलब 8059 रुपए कमाती है, 8059 रुपीज कमाती है। 2022 तक इस नंबर को 16000 के लगभग करना है आपको। एनएसओ सर्वे कंडक्ट करवाई गई 2018-19 में, जिसमें यह पता चला कि ये जो 8059 की इनकम है ऑल इंडिया, ये 10218 हो चुकी है, मतलब 27% का इंक्रीमेंट है। अब इसको करना था 16000 तक 2022 तक,
तो कम से कम अगर हम मिडवे हैं तो मिडवे में 50% तो इंक्रीमेंट होना चाहिए था, लेकिन इंक्रीमेंट कितना हुआ है? केवल 27%। अब ये तो हो गया ऑल इंडिया का डाटा। 4 स्टेट्स में चीजें खराब हुई हैं, गिरी हैं। अगर आप झारखंड की बात करो तो झारखंड में एवरेज मंथली इनकम फार्मर फैमिली की थी 7068, वो कम हो गई है और पहुंच गई है 4895 पे। मध्य प्रदेश पे ये नंबर 9740 से 8339 पहुंच गया है। नागालैंड में ये नंबर 11428 से 9877 पहुंच गया है। उड़ीसा में नंबर 5274 से 5112 पहुंच गया है। तो जहां पे फार्मर्स की इनकम डबल होनी थी, वहां पे 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे फार्मर की इनकम गिरी है। और उसके लिए एक वजह यह बताई जा रही है कि जो बजटरी एलोकेशन हो रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर को, ये परसेंटेज टर्म्स में गिर रहा है। हर साल अगर आप एब्सोल्यूट नंबर देखोगे तो जितना पैसा एलोकेट किया जा रहा है वो ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में पैसा कम एलोकेट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2019-20 के बजट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर को 4.7% पैसा मिला था, जितना भी टोटल पैसा एलोकेट हुआ था उसका। लेकिन 2022-23 में टोटल एलोकेशन का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर को केवल 3.1% मिला है। तो यहां पे कमेटी ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर को यह भी बोला है कि भाई आप जोर डालिए, आपके पास जो पैसों का एलोकेशन आता है सरकार की तरफ से, ये गिर क्यों रहा है परसेंटेज टर्म्स में, इसको बढ़ने की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी यहाँ पे बोला गया कि भाई ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है ये मत रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पैसा जो अलॉटेड है इसको आप कम मत करो, इसको बढ़ाओ। फार्मर इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स लिए, तो बस स्कीम का नाम याद रखना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, परंपरागत विकास कृषि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ऑपरेशन ग्रीन्स, प्रधानमंत्री कृषियान संपदा योजना, सब मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम है। एग्रीकल्चर प्राइसिंग, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट थी वैसे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुजलाम 2.0 कैंपेन। गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च किया सुजलाम 2.0 कैंपेन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं और ये सुजलाम कैंपेन किसके लिए है? ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए। ये इवेंट लॉन्च किया गया था वर्चुअली बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो भाई ग्रे वाटर के मैनेजमेंट के लिए इस पर्टिकुलर कैंपेन को लॉन्च किया गया। 9 मिनिस्ट्रीज ने एक ज्वाइंट एडवाइजरी शुरू की है कि कैसे ग्रे वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा और कैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर ग्रे वाटर को बचाया जाएगा, तो उसको फिर से यूजेबल बनाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यूथ अफेयर्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्राइबल अफेयर्स, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, पंचायती राज, ये सब 9 मिनिस्ट्रीज हैं जो कि इस इनिशिएटिव में इन्वॉल्व है। बेसिकली यहाँ पे ग्रे वाटर होता क्या है? ग्रे वाटर होता है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो हाउस होल्ड्स में जनरेट होता है। यहाँ पे टॉयलेट का वाटर इंक्लूडेड नहीं है। मतलब आपने नहा लिया, नहाने के बाद पानी इस्तेमाल कर लिया, आपके वॉश मशीन में जो पानी है, किचन में आपने बर्तन धोए, वो वाला जो पानी हो गया, लेकिन जिसमें फैकल कंटैमिनेशन होता है, ओके, आप एक्सक्रीटरी पर्पसेस के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हो वो ग्रे वाटर में नहीं आता है। हाथ धोए, बर्तन धोए, ठीक है ना, इस प्रकार के पानी को आप कह सकते हो शावर, सिंक, वॉशिंग मशीन, ये सब वाला जो पानी होता है ये ग्रे वाटर होता है। क्योंकि ये इतना गंदा नहीं होता है, इस पानी को रीपर्पस करके थोड़ा बहुत साफ करके आप बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे गार्डनिंग में इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अपना कार वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, टॉयलेट फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्रॉप इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो भाई आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्रे वाटर क्या है। शावर, सिंक, वॉशिंग मशीन, बाथ, आपके हाउस होल्ड में पानी इस्तेमाल हुआ, फेकल कंटैमिनेशन उसमें नहीं है, तो उस पानी को रीपर्पस करके आपको उसे फिर से रीयूज करना है। बस इसी रीयूज को बढ़ाने के लिए सुजलाम 2.0 कैंपेन यहां पे लॉन्च किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंदर से इसको फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 15 फाइनेंस कमीशन ने इसके लिए ग्रांट्स भी अनाउंस की है। मनरेगा के थ्रू भी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए फंड दिए जाएंगे। जरूरी यह है कि यहां पे जिस पॉइंट पे ग्रे वाटर जनरेट हो रहा है वहीं से उस ग्रे वाटर को इस्तेमाल करके रीपर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि देखिए ये बहुत मुश्किल होगा कि अलग अलग जगहों पे ग्रे वाटर इस्तेमाल हुआ, उसको फिर आप किसी एक कॉमन जगह पे लेके गए, आपने रीपर्पस किया और फिर से यूज करना शुरू किया। इस ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक में बहुत पैसा लग जाएगा। तो बेटर ये रहेगा कि जिस जगह पे ग्रे वाटर पैदा हो रहा है उसी जगह पे आप रीपर्पस करके उसे इस्तेमाल कर लो। हालांकि इसकी एग्जैक्ट टेक्नोलॉजीज क्या है, क्या तरीके हैं, वो आगे आने वाले समय में पता चलेंगे। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, पढ़ते रखिए, ध्यान रखिए अपना।